नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे एकमात्र न्यूज चैनल जो भाजपा सरकार को आईना दिखा रहा था, उसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके का ये मामला है और इसी के साथ में रवीश कुमार ने क्या कुछ बयान दिया है, इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बीजेपी के एमएलए तेलंगाना से टी राजा सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और देर रात कोर्ट का डिसीजन सामने आया। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राकेश टिकैत को भाजपा का नेता बोला 2 कौड़ी का आदमी। बताएंगे इस पर राकेश टिकैत ने क्या करारा जवाब दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता की गाड़ी से बॉर्डर स्टेट में 400 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने एक कांग्रेस पार्टी के एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों भाजपा और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। इसी के साथ में प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर भाजपा नेता के द्वारा दिए गए बयान पर मायावती भी जोरदार तरीके से भड़की है, लगाई है फटकार। साथ साथ आपको बताएंगे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा रामदेव की जमकर खिंचाई। वहीं सीबीआई के छापेमारी के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रवीश कुमार की पत्रकारिता का सम्मान करते हैं और उनके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 पिलर होते हैं जो एक दूसरे की तानाशाही पर रोक लगाते हैं। ऐसा ही एक पिलर होता है लोकतंत्र में मीडिया, लेकिन भारत के अंदर मीडिया की स्थिति को देखकर दुनिया भर के देश भारत को आजाद लोकतंत्र नहीं समझते हैं और भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इसके पीछे कारण है देश के अंदर गोदी मीडिया का सरकार का एजेंडा चलाना। और इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क, जिसने इनडायरेक्ट तरीके से 29% से ज्यादा की हिस्सेदारी एनडीटीवी में खरीद ली है दोस्तों। इसके लिए ओपन ऑफर रखा गया है, तकरीबन 26% की हिस्सेदारी को ओपन ऑफर में रखा गया है, यानी कुछ दिनों के भीतर ही एनडीटीवी पर अडानी की कंपनी का कब्जा होने जा रहा है। ऐसे में एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एनडीटीवी में काम करते रहेंगे या उनको एनडीटीवी छोड़ना पड़ेगा। ये लोगों के मन में एक सवाल है दोस्तों, और ऐसे में रवीश कुमार ने अभी तक इस मामले को लेकर कुछ बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जो भी कुछ इससे जुड़ी हुई आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच एनडीटीवी ने सेबी को बताया है कि उनके पास ये जानकारी नहीं है कि एनडीटीवी कंपनी को अडानी समूह ने इनडायरेक्ट तरीके से टेक ओवर किया है, यानी एनडीटीवी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये जानकारी दी है दोस्तों। अब देखते हैं इस मामले पर और क्या अपडेट निकल कर सामने आएगी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दुनिया भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा के मामले को लेकर जमकर आलोचना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान अभी भी कंट्रोल में आती नजर नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक बार फिर से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद हैदराबाद में प्रचंड विरोध देखने को मिला। थाने के सामने लोगों ने विरोध जाहिर करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद सुबह होते होते बीजेपी के नेता टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर बीजेपी के एमएलए ने इस तरीके की बयानबाजी की है, यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है इस बयान के पीछे। और कहीं न कहीं इसी तरीके की आशंका टीआरएस पार्टी के सरकार को भी थी और उन्होंने इसी अंदेशे पर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पहले एमएलए टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय को भी गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। मामला काफी आगे बढ़ गया और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज करते हुए उन सभी को छिन्न भिन्न किया गया है। हालांकि दोस्तों करीब 1 महीने तक जुबैर को जेल में रखा गया था, जैसा कि आप जानते हैं। कई जगह एफआईआर करके बार बार इधर उधर घुमाया गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए टी राजा सिंह को देर रात सुनवाई के बाद कोर्ट ने जेल से रिहा कर दिया है, इसके आदेश जारी कर दिए हैं, यानी टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। अब इस मामले पर लोग अपने हिसाब से आलोचनाएं कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले को लेकर भी दोस्तों सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं पर करीब 1 साल तक आंदोलन करके कई सारे किसानों की शहादत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाने वाले किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने बिल्कुल निम्न स्तर का बयान दिया है दोस्तों। बताएंगे राकेश टिकैत ने इस पर क्या रिस्पांस दिया है। वहीं पर बांग्लादेश से सटे हुए राज्य त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी से 400 किलो गांजा जब्त किया गया है, यानी गुजरात में गांजे की बड़ी खेप बरामदगी के बाद अब ये मामला सामने आया त्रिपुरा से, जहां पर 400 किलोग्राम गांजे के साथ में बीजेपी का नेता पकड़ा गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य समिति के उपाध्यक्ष मंगल देव रविवार को कमालपुर जा रहे थे, जब धुलाई जिले में उनकी गाड़ी से गांजे की 400 केजी की खेप बरामदगी की गई। ग्रामीणों ने इस मामले पर पुलिस को जानकारी दे दी और पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। और त्रिपुरा के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन सही से कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, ये लोगों के मन में एक बड़ा गंभीर सवाल है। देखते हैं इस मामले पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ का मिलना यानी गांजा का मिलना साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी में शामिल ये नेता कहीं न कहीं इलीगल एक्टिविटी करते हैं। धुलाई जिले
जिले में रविवार को त्रिपुरा भाजपा के राज्य समिति के उपाध्यक्ष के पास ये 400 किलोग्राम की गांजे की खेप मिली है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बीजेपी का नेता कमालपुर जा रहा था जब उसकी गाड़ी को जब्त किया गया है और लोगों के दबाव के बाद ही पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई आगे की है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को अपनी पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने की बातें कही थी। वहीं पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति में पीएचडी माने जाने वाले चौधरी भजन लाल की विरासत संभाल रहे और कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके कुलदीप बिश्नोई की सियासी राह कठिन होती जा रही है। उनके क्षेत्र के अंदर बीजेपी के नेता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उससे तो यही माना जा सकता है। संघ प्रचारक से लेकर क्षेत्र के कई दिग्गज नेताओं ने चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की राह पर चलने का फैसला लिया है। कलायत से पूर्व विधायक बनारसी दास वाल्मीकि, आदमपुर से सुखबीर डूडी पूर्व चेयरमैन है। बीजेपी के नेता सोमवीर लांबा बीजेपी टिकट के प्रबल दावेदार रहे। ओबीसी नेता हनुमान वर्मा और आरएसएस के प्रचारक कुलदीप काजला के साथ साथ किसान मोर्चा बीजेपी के रमेश कुमार मंडल के अध्यक्ष और दर्जन पार्षदों और सरपंचों व कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बीजेपी, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आदमपुर और हिसार से लगातार कांग्रेस पार्टी में हो रही ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग को लेकर काफी उत्साहित है कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है और आदमपुर में जिस तरीके से जनता का रुझान और समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है वो बताता है कि पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई से हल्के की जनता काफी ज्यादा नाराज है। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अजय माकन को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था दोस्तों। और अभी अपडेट आ रही है जहां पर आदमपुर विधानसभा चुनाव में घेरने की तैयारी चल रही है। देखते हैं आगे किस तरीके के मामले सामने आते हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो प्रोफेट मोहम्मद साहब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बीच दोस्तों मायावती ने ट्वीट करते हुए बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबरे इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर देश भर में गरमाए माहौल पर बीजेपी को फिर से चेतावनी दी है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि मामला अब ये ठंडा हो चुका था लेकिन बीजेपी के अन्य नेता तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार के उत्तेजनात्मक कार्य किया है जो अति शर्मनाक है और घोर निंदनीय है। हालांकि तेलंगाना सरकार ने बीजेपी विधायक को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है किंतु क्या यह बीजेपी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने लोगों को संयमित और नियंत्रित रखकर देश में अमन शांति कायम रखे। साथ ही साथ विदेश के अंदर भारत की छवि पर जो आघात पहुंच रहा है उसे रोका जाए। इस तरीके से मायावती ने दोस्तों भाजपा को चेतावनी भी दी है और हिदायत भी दी है। और एक और बड़ी खबर की माने तो योग गुरु बाबा रामदेव को क्या हो गया है जो इस तरीके के बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज आईएमए से जुड़े हुए मामले की सुनवाई के दौरान कहा है। दोस्तों खास बात यह है कि सप्ताह बीते दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रामदेव को नसीहत दी थी। अदालत ने रामदेव को उस बात पर गहरी आपत्ति जाहिर की थी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के कोरोना संक्रमित होने को लेकर टिप्पणी की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की बेंच ने रामदेव से कहा कि वो अपने सिस्टम को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वो दूसरे सिस्टम की बेवजह की टिप्पणी कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि उनका सिस्टम काम करेगा? वो डॉक्टर प्रणाली पर सवाल नहीं उठा सकते। बेंच में जस्टिस हिमा कोहली और सीटी रवि कुमार भी मौजूद थे दोस्तों। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए की उस याचिका पर सुनवाई की है जिसमें बाबा रामदेव ने डॉक्टर सिस्टम की आलोचना की थी और संस्थान का कहना है कि आयुष कंपनी आम लोगों को गुमराह कर रही है। वो कहती है कि डॉक्टर एलोपैथी दवाइयां लेने के बाद भी कोविड का शिकार लोग बन जाते हैं। आईएमए के वकील का कहना था कि ये चलता रहा तो उन्हें काफी नुकसान होगा। कुल मिलाकर दोस्तों बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आयुर्वेद की तारीफ तो करते हैं जो कहीं ना कहीं ठीक भी है लेकिन दूसरी ओर एलोपैथी की आलोचना करते हुए कई सारे गलत फैक्ट देते हैं और इसी पर आलोचना की जा रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश के डॉक्टरों की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। उन्होंने कई लोगों को नया जीवन दिया है, करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इसके बावजूद बाबा रामदेव एलोपैथी सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों वहीं पर नफरत की आग बुझाने देश को सत्ता के लालच से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, एक दूसरे की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, ऐसे माहौल में भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने 7 सितंबर को शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, टैगलाइन और बुकलेट जारी किया है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर जारी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की टैग लाइन है कि मिले कदम जुड़े वतन। देखते हैं किस तरीके का समर्थन कांग्रेस
पार्टी को इस यात्रा के दौरान मिलता है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा बीजेपी हाईकमान की सहमति से विधायक ने जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए हैं। और इसी के साथ में दोस्तों गिरफ्तारी की मांग करने वाले लोगों के द्वारा सिर तन से जुदा का जो नारा दिया गया था, ओवैसी ने उसकी भी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरीके के नारे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, लेकिन भाजपा के नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई की हम मांग करते हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी का दावा, कहा ऑपरेशन लोटस का सबूत हमारे पास मौजूद। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही फोन किया था, यानी मनीष सिसोदिया जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दूसरी बार ऑपरेशन लोटस को फेल किया है, इस तरीके का दावा किया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलग दावे हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल और जवाब के बीच में जनता के सामने ये बात खुलकर सामने आनी चाहिए कि आखिर जो आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो उनको पूरे सबूत देने चाहिए और मामला कोर्ट तक ले जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोगों को चुनकर जनता भेजती है, उन पर विश्वास करके भेजती है, और अगर उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार पलटने की कोशिश की जा रही है, तो राष्ट्रद्रोह से कम ये मामला नहीं होता। आप लोग कैसे देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे की कुर्सी कब तक बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी पाकर खुद को राजनीति का कुशल खिलाड़ी साबित कर दिया, लेकिन अब उनके और शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अब सेना बनाम शिवसेना के संविधान पीठ को भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी कल मामले की सुनवाई करने वाला है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पर भी कोर्ट की तरफ से कुछ जानकारी सामने आ सकती है। ये बड़ा मामला बन चुका है, देखते हैं किसके पक्ष में माहौल जाता है और किसको कोर्ट समर्थन देता है, किसके पास पार्टी का सिंबल रहेगा, यानी जो शिवसेना का सिंबल है तीर और धनुष, वो किस गुट के पास रहेगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिलेगा या फिर शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगा। इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि किसके पक्ष में माहौल बनेगा, क्योंकि दोस्तों उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि उनका जो पार्टी का सिंबल है उन्हीं के साथ रहे, जो अगला चुनाव हो वो शिवसेना पार्टी के सिंबल पर लड़े, लेकिन दूसरी तरफ से शिंदे गुट की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है। तो मामला जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एनडीटीवी में गौतम अडानी के कंपनी के द्वारा हिस्सेदारी खरीदे जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि एनडीटीवी अब अडानी का हुआ, मेरा रवीश कुमार जी से अनुरोध है कि आज ही चैनल से इस्तीफा दे और राजनीति में कदम रखे। पत्रकारिता जगत की क्रांतिकारी आवाज अक्सर तानाशाही हुकूमतों का तख्ता पलट कर देती है। वहीं पर श्रीनगर के अंदर एक व्यक्ति के पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना के एक अधिकारी का कहना है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें सैनिकों और लोगों के बीच में झड़प का ये मामला है। सेना वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और इस बीच श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि कथित घटना सोमवार की है और इस मामले में एफआईआर और मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर ये मामला सही पाया जाता है तो उन दोनों सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों इस मामले से जुड़ी हुई और अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाई है, जो भी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि सरकार ने देश को अंधेरे में रखा। एमएसपी को लेकर समिति नहीं बनाना चाहती है सरकार। भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर अपने उन उद्योगपति दोस्तों की मदद करने के लिए एमएसपी पर कानून नहीं बनाने का आरोप लगाया है, जो कम दरों पर किसानों की फसल खरीदते हैं और उच्च कीमत पर प्रसंस्कृत उत्पाद करते हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिंदे गुट के अंदर तनातनी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। दोस्तों क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से फेरबदल देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच में बढ़ती तनातनी इसी बात की ओर इशारा कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे खेमे में क्या दरार आ गई है, ये सवाल है जो वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में लटका हुआ है। निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से आने वाले संकेत बताते हैं कि मुख्यमंत्री भले ही एकनाथ शिंदे हो, लेकिन वे सिर्फ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। वहीं पर भाजपा ने घोषणा की है कि बुल्ढाना से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारेंगे हम। वर्तमान में ये सीट शिवसेना के उन 12 सांसदों में से एक के पास है जो शिंदे गुट में चले गए थे और ऐसे में केंद्रीय श्रम मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जल्द ही निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे। राज्य में भाजपा ने जिन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है, बुल्ढाना उन्हीं 16 में से एक है। भाजपा की 2024 में लोकसभा चुनाव में 45 सीट जीतने की जरूरत को बताते हुए बीजेपी ने इसी तरीके से काम शुरू कर दिया है। ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मांग की जा रही है क्या उसका समर्थन करेगी? और अगर हो सकता है शिंदे गुट की तरफ से कुछ सीटें बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए दी जाए, लेकिन शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी कुछ कैंडिडेट उतर सकता है दोस्तों। और अगर चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे गुट के पास चला जाता है तो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका होगा। वहीं पर जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलपूड़ी पंडित का कहना है कि हमारे देवी देवताओं में क्षत्रिय तो हैं, लेकिन कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं है। भगवान शिव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान में बैठ सकता है, इसलिए भगवान शिव SC ST समुदाय के
हैं भगवान शिव ऊंची जाति के नहीं है, क्योंकि वह शमशान में गले में सांप डालकर बैठते हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी बहुत कम है। कुल मिलाकर दोस्तों इस बयान के आने के बाद कई सारे संगठनों का पारा चढ़ गया है और सभी के सभी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। आपको बताते चले कि भगवानों को लेकर इस तरीके के बयान कुलपति दे रही है जो JNU की है, और देखते हैं इस मामले पर भाजपा क्या कुछ कार्रवाई करती है या भारतीय जनता पार्टी और उसका छात्र संगठन ABVP क्या उनकी भावनाएं आहत होती है या नहीं होती है, या सिलेक्टिव भावनाएं आहत होने का सिलसिला बीजेपी का जारी है। इसी मामले से भी पता चल जाएगा दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर बीजेपी को नानी याद आ रही है, क्योंकि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे, हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट निकालेंगे जो 1 साल के लिए खुली रहेगी। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के लिए बस का किराया भी फ्री किया जाएगा और पेपर लीक पर भी रोक लगाई जाएगी। ये वादे केजरीवाल गुजरात जाकर कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने बताया जान का खतरा, जेल में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई है। ग्रैंड ओमैकस सोसाइटी निवासी श्रीकांत त्यागी 5 अगस्त को एक महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फंस गए हैं और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के कारण शुरुआती जांच में पुलिस ने उनकी तरफदारी की, लेकिन स्थानीय सांसद और शासन के दबाव के चलते पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन श्रीकांत त्यागी अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। वहीं पर कैटल स्मगलिंग मामले में दोस्तों अनुव्रत मंडल जो TMC के नेता है उनको गिरफ्तार किया गया था और अब ये खबर आ रही है कि CBI कोर्ट के जज को धमकी दी गई है कि अनुव्रत मंडल को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार के साथ बुरा होगा, परिवार को फर्जी मामले में फंसा दिया जाएगा। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI की छापेमारी के बाद ED ने भी मामला दर्ज कर लिया है दोस्तों। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED के द्वारा की जा रही है कार्रवाई कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले CBI ने छापेमारी की और छापेमारी के कुछ दिन बाद अब ED ने मामला दर्ज कर लिया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि ये एक्ट किस तरीके का, कितना खतरनाक ये एक्ट है। इसमें एक अधिकारी बिना कोर्ट को पूछे हुए समन जारी कर सकता है और 2-3 बार अगर समन पर नहीं आए तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर लोगों को बचने का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। स्पेशल एक्ट होने के नाते इस तरीके की अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं जिसका अमूमन दुरुपयोग होता है। आपको बता दें कि यही मामला पहुंचा था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर संशोधन करने से मना कर दिया और अधिकारियों के द्वारा जो पावर एक्सरसाइज की जा रही है, एक तरफा पावर एक्सरसाइज की जा रही है, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया है। जबकि भारत के अंदर कानूनी कार्रवाई जितनी भी होती है सारी IPC और CRPC के तहत होती है, जहाँ पर लोगों को गिरफ्तारी के लिए एक प्रक्रिया के थ्रू आना पड़ता है दोस्तों। लेकिन PMLA एक्ट के द्वारा कहीं न कहीं उसे डाइल्यूट किया गया है। और एक और बड़ी खबर की माने तो हम हिंदुत्ववादी हैं, चरण दास नहीं है। अटल आडवाणी का नाम लेकर शिवसेना ने BJP पर निकाली है भड़ास। BMC चुनाव के नजदीक आते ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में BJP के खिलाफ अपना पुरजोर शक्ति इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत किया तो इसके पीछे BJP का ही हाथ है। उद्धव ठाकरे गुट को लगता है कि अगर BJP और शिवसेना गुट BMC चुनाव साथ में मिलकर लड़े तो यह आसान रास्ता BJP के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि शिंदे गुट को समर्थन जनता का है या नहीं है, इसी का टेस्ट होगा इस चुनाव के अंदर। देखते हैं टेस्ट में क्या रिजल्ट BJP और उसका गठबंधन सहयोगी लेकर आता है दोस्तों। वहीं पर ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, क्या BJP के विधायक T राजा के बयान का समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री ओवैसी ने कहा कि भाजपा जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं का आहत करने की कोशिश करती है। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी की निंदा की है और इस पर नुपुर शर्मा मामले से जोड़ते हुए इसे कंटिन्यूएशन में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या इस तरीके के बयान का वो समर्थन करते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता एक के बाद एक इस तरीके के बयान दे रहे हैं। BJP कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई भी केवल खाना पूर्ति के लिए नजर आता है, क्योंकि उसके बाद मामला अभी तक रुक नहीं पा रहा दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो वरुण गांधी ने पीलीभीत के अंदर एक मोर्चा संभालते हुए ऐसा बयान दिया कि लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वरुण गांधी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने कहा कि श्री वरुण गांधी जी ने पीलीभीत में ऐतिहासिक भाषण दिया है। एहसास हो गया है कि मानो बाघ जंगल से निकलकर पीलीभीत की सड़कों पर गुजर रहा है। IP सिंह के इस बयान की भी जमकर लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं अपनी सरकार के दावे और वादों को, इसकी भी तारीफ हो रही है। वही 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्य 125 दिन 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, देखते हैं किस तरीके का जन समर्थन मिलता है। वहीं CBI बिक गई थी और इसीलिए ED को बंगाल भेजा गया है। भाजपा के नेता दिलीप घोष ने ये दावा किया है दोस्तों। वहीं पर सोनाली फोगाट जो BJP के नेता है और आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव हरा दिया था, जो अब BJP में शामिल हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर कई सारे सस्पेंस धीरे धीरे उठने शुरू हो गए हैं दोस्तों। मौत से पहले मां को किया था फोन, कहा था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, खाने में कुछ गड़बड़ है, इस तरीके से बयान बताया जा रहा है कि उन्होंने दिया था। अब देखते हैं इस मामले पर किस तरीके की जांच की जाती है। वहीं पर नीतीश कुमार के साथ
रात गया के विष्णुपद मंदिर पहुंचे मंत्री। इसराइल बीजेपी ने खड़ा किया बखेड़ा, मंदिर के प्रमुख के द्वारा अहिंदू प्रवेश वर्जित लिखा हुआ था। नीतीश कुमार ने मोहम्मद इजराइल के साथ मिलकर पूजा अर्चना की है दोस्तों, और इसी पर विवाद खड़ा करते हुए बीजेपी के लोग माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं पर बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने इस याचिका को दाखिल किया है। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की टिप्पणी पर राकेश टिकैत बोले, कहा उनका बेटा 1 साल से जेल में बंद है, थोड़ी बौखलाहट हो गई है और इसीलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वही दोस्तों, अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।